चलें? चलिए। तो ब्रेक के पहले हमने चर्चा शुरू किया। देखिए, जितने भी सारी बात की, आखिर उस बात को भी आखिर सुख चाहने वाला कौन है? जीवन है। सुखी दुखी होने वाला कौन है? जीवन है। शरीर को भी भोगने वाला मैं ही हूं। शरीर कुछ नहीं भोगता है। तो जैसे इस पूरी बिल्डिंग का कोई सर्किट बोर्ड कहीं होगा जहां पूरी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से कंट्रोल हो रही है, तो मानव के जीवन का भी सब कुछ सर्किट बोर्ड इतना ही है कि जीवन क्रिया के रूप में जितनी हमारी क्लैरिटी बन जाएगी, उतना हम अपने ही मनस्थिति को बेहतर हैंडल कर पाएंगे। जैसे इस बात को रखते समय मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मेरा एक मन ऐसे कहता है, मेरा दूसरा मन ऐसे कहता है, मेरे अंदर ये दुविधा है, ये फलाने आदमी का दिमाग खराब है, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। जब हम ये कह रहे हैं तो हम ये नहीं समझ रहे हैं कि दिमाग कुछ नहीं कर रहा है। दिमाग करने वाली चीज़ है ही नहीं। फिर हम दिल की बात करते हैं। जैसे भाव कहाँ होते हैं? भाव दिल में होते हैं। दिल में भाव होते हैं कि भाव दिल से प्रभावित होता है? मैं उल्टा बोल दिया। भाव से दिल प्रभावित होता है। तो भाव, दिल में कोई भाव पैदा नहीं होता है, वो गरीब ब्लड पंप करने का काम करता है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है ना। दिमाग खराब या सही नहीं होता है, ब्रेन कुल मिला के कोशिकाएं हैं, उसमें कुछ भी खराब या सही नहीं होता है। खराब और सही होने वाला मामला जीवन में है। और यदि अभी जिंदा रहने के धरातल की बात करें, मानव जब स्वयं को शरीर मान के जीता है तो उसका सारा दिमाग इधर से ऑपरेट होता है। जैसे हमने चर्चा किया कि तुलन में 6 दृष्टि है, तो मेरी एक दृष्टि है प्रिय, जिसमें कि मैं कलर को चूज कर रहा हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये गंध अच्छा है कि ये गंध अच्छा है। स्वाद इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है। तो जितना भी इंद्रियों का संसार है, उसके लिए एक दृष्टि है प्रिय। फिर एक दृष्टि है हित दृष्टि, जहां शरीर स्वस्थ रहे उस तरह से मैं सोचता हूं। जैसे अब पेट भर गया, अब और नहीं खाऊं, ये कौन सी दृष्टि है? हित दृष्टि। फिर मन कहता है आने दे, दाल बाटी है। अब ये कौन सी दृष्टि है? अब ये प्रिय दृष्टि हो गई। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तो रस का स्वाद आ रहा है, तो अभी चलने दे। फिर एक दृष्टि है धन। कोई भी चीज में हमारी मानसिकता भी ऐसी है कि हम कम दे के ज्यादा पाना चाहते हैं। दुकानदार क्या चाहता है? कम दे के ज्यादा पाले। हम क्या चाहते हैं? कम दे के ज्यादा पालें। और दोनों के बीच में रस्साकसी है, कौन ज्यादा पाले। इसी का नाम व्यापार में दूसरे को चूना लगाना, बुद्धू बनाना, झूठ बोलना, जितना भी सारा कार्यक्रम है वो मात्र एक दृष्टि के आधार पर है कि हम कम दे के ज़्यादा पाना चाहते हैं। और ये मानसिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 1000 करोड़ है। 200 रुपया पाने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी मानसिकता के साथ हो सकता है, 10,000 करोड़ वाला बहुत खराब मानसिकता के साथ हो सकता है। ताली मत बजाओ इसमें। तो इससे ये पता चला कि ये मनस्थिति, मानसिक स्थिति एक अलग तरह की चीज है, उसको बहुत क्लोजली हमने कभी देखा नहीं है। फिर एक दृष्टि है जिसको हम कह रहे हैं कि अखंड समाज। तो समाज में जब भी समाज के बारे में हम कोई चिंता कर रहे, समाज के बारे में कोई बात कर रहे, वो कहाँ से आ रहा है? वो धर्म दृष्टि से आ रहा है कि समाज भय से मुक्त हो
और आजकल समाज में ये प्रॉब्लम आ गई हैं, तो हमारी वो दृष्टि में अपेक्षा है ऐसा हम कुछ ठीक कर पाएँ, ऐसी हमारी योग्यता नहीं है। जैसे समाज शास्त्र में एमए करने के बाद कितने लोगों ने समाज ठीक किया? मास्टर्स डिग्री है ना भाई, मास्टर्स डिग्री एमए सोशियोलॉजी। तो मास्टर्स डिग्री एमए सोशियोलॉजी 2 रोटी कमाने के काम आती है। एमए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी करके आपका मन कितना ठीक हो गया, आपको अपना साइके कितना पकड़ में आ गया, आप समाधानित हो गए, मास्टर्स डिग्री है भाई। तो एमए साइकोलॉजी करके मन समझ में नहीं आया, सोशियोलॉजी करके समाज समझ में नहीं आया, है ना? तो इसका मतलब है कि जो कुछ हम एजुकेशन के रूप में पा रहे हैं, विशेष रूप से ह्यूमैनिटीज़ में, वो तो ज़िंदगी को छूता ही नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम 11-12 के स्कूल, आर्ट्स वाले स्कूल ही बंद हो गए, साइंस वाले स्कूल, कॉमर्स वाले स्कूल चलते हैं, है ना? तो जिस चीज़ की उपयोगिता लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत समझ में नहीं, या तो वो जॉब मिलने के काम आता है तो ठीक है। तो इस रूप में देखेंगे। फिर एक दृष्टि है सत्य दृष्टि, उचित अनुचित की तलाश, सही क्या है, गलत क्या है, मैं सही हूं कि वो सही है। जैसे एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें केवल प्रिय दृष्टि ही शामिल हो, कोई दूसरी दृष्टि शामिल है ही नहीं, केवल प्रिय दृष्टि के आधार पर लिया गया निर्णय है। खाने की चीज के टेस्ट में तो शरीर का स्वास्थ्य आ सकता है? है बच्चे के लिए तो उसमें तो प्रिय भी आएगा, हित भी आएगा, संबंध भी कहीं आएगा। मूवी देखना, कपड़े में शरीर का स्वास्थ्य तो आएगा। नेचुरल ब्यूटी की जब आप बात करेंगे तो वो अच्छा लगने के रूप में तो है ही है, लेकिन वो शरीर के लिए भी ठीक है, नेचर के लिए भी ठीक है। केवल एक दृष्टि, जिसमें एक दृष्टि से निर्णय लिया और बाकी सारी दृष्टियों को नकार दिया। है ना? ज्वेलरी, ज्वेलरी तो आ सकती है, ज्वेलरी तो आ सकती है। ज्वेलरी में शरीर के स्वास्थ्य का कोई ऐसा कंसिडरेशन बहुत नहीं है, शरीर का स्वास्थ्य भी कंसिडरेशन में नहीं है, जेब तो गई गई, संबंध का भी उसमें कोई कंसिडरेशन ऐसा बहुत नहीं है। जब दिखावा के लिए कुछ कर रहे हैं तो दिखावे के लिए किया जाने वाला सारा काम केवल प्रिय दृष्टि से ऑपरेट हो रहा है। जब भी दूसरों को चमकाने वाला कोई काम हम कर रहे हैं, दिखावा वाला कोई काम हम कर रहे हैं, वो प्रिय दृष्टि से प्रभावित होकर हो रहा है। उसमें शरीर का भी कोई लाभ नहीं है, धन का भी नहीं है, संबंध का भी नहीं है, समाज का भी नहीं है, सत्य का भी नहीं है। और थोड़ा सा टाइट करें तो जैसे नशा है, नशा शुद्ध रूप से इंद्रिय व्यापार है, उसमें शरीर भी गया, पैसा भी गया, संबंध भी गया, समाज भी गया और चारों अवस्थाएं भी गई। चलिए, कोई एक दृष्टि जिसमें प्रिय और हित दोनों शामिल हों, प्रिय दृष्टि और हित दृष्टि है। खाना खाना, तो भोजन हमको प्रिय भी लगे और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, तो 2 दृष्टि की बात उसमें हो गई। 3 दृष्टि एक साथ, प्रिय, हित और लाभ है? सस्ते होटल में खाना, सस्ता होटल क्यों कहे? ट्रू है। शादी, शादी तो
अभी आपका मतलब दहेज के लिए की गई शादी, केवल दहेज की दृष्टि से की गई शादी कि सामान मिलेगा और प्रिय मिलेगा, है ना, ये दोनों दृष्टि, इसमें हित दृष्टि भी नहीं है, केवल प्रिय और लाभ। देख लीजिए, गुजरात में तो उतना दहेज का चलन नहीं है। राजस्थान में कैसा है? राजस्थान में दहेज है ना, वो नॉर्थ का प्रभाव होगा ही, नहीं है? अरे तो आपकी थोड़ी पूछ रहे हैं, कंपल्शन नहीं है। जैसे नॉर्थ में दहेज बहुत है ना, साउथ में भी काफ़ी है, बुंदेलखंड में बहुत है। तो इसका मतलब है कि यदि शादी दहेज की दृष्टि से है तो प्रिय दृष्टि और लाभ दृष्टि, लड़के की प्रिय दृष्टि और माँ बाप की लाभ दृष्टि। दहेज तो माँ बाप को चाहिए होता है, हाँ वही, हाँ बस वो तो खाने की दृष्टि कहाँ है, वो तो मिल ही रहा है, चलेगा। चलिए 3 हो गया। जैसे सही अर्थों में तीनों दृष्टि किस में होगा, तो बेसिकली जितना भी मानवीय उत्पादन है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको अच्छा भी लगता है, शरीर के लिए भी ठीक है, और हम कुछ पैसा भी कमा सकते हैं, है ना, धन लाभ भी हो सकता है। तो प्रकृति के साथ किया जाने वाला जितना भी मानवीय उत्पादन है उसमें तीनों दृष्टि कवर हो गया, है जी। हाँ, प्रकृति में संतुलन आएगा, लेकिन वो एक अवस्था के साथ आएगा, उसमें मानव तो सारे संतुलित नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, वो उसको छूता है। बेसिकली वो हित दृष्टि है, हित दृष्टि की बाहर से वहां तक छूता है। सत्य दृष्टि अलग चीज है, सत्य दृष्टि सहअस्तित्व अनुभूति से आती है, तो उसका लेवल अलग है। हाँ जी, और क्या हुआ? कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें 4 दृष्टि एक साथ, प्रिय, हित, लाभ और न्याय है? हाँ, अब शादी यदि समझ के साथ कर रहे हैं, शादी यदि संबंध की दृष्टि से कर रहे हैं तो उसमें खर्चा है, उसमें लाभ कहाँ होगा? अब लड़के वाले को लाभ दिख रहा होगा तो फिर संबंध नहीं है, यदि दोनों में से एक ही होगा। यदि लाभ दिख रहा है तो संबंध नहीं है, और संबंध है तो फिर लाभ वाली दृष्टि नहीं है, ठीक। लेकिन न्याय की बात करें तो किसी एक समझ के साथ जीता हुआ एक परिवार, एक समझ के साथ जीता हुआ एक परिवार, जो मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है या कोई भी मानवीय उत्पादन करता है जिसमें नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऐसा करते हुए वो प्रिय भी है, हित भी है, लाभ भी है, और अपने परिवार के लोगों के साथ में न्यायपूर्वक भी जीता है। कृषि भी हो सकता है और कोई फैक्ट्री भी हो सकती है जिसमें नेचर का कोई नुकसान हम नहीं पहुंचा रहे हैं, तो केवल कृषि की बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये समझने के बाद कृषि ही निकलेगा, है ना, सारे काम, सब चीज़ें हमारी ज़रूरत है। कशीदाकारी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। कोई एक दृष्टि जिसमें 5 दृष्टि एक साथ, टीचिंग, तो सही अर्थों में चेतना वाली टीचिंग, केमिस्ट्री वाली टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो चेतना वाली टीचिंग की बात करेंगे, लाभ उसमें नहीं आएगा, लेकिन वो लाभ की क्लैरिटी उसको होगी, और वो अपने तरीके से जो भी करेगा, जैसे मान लीजिए मैं अपने परिवार में जीते हुए मुझको ये काम करने में अच्छा भी लगता है, मैं ये शरीर के लिए भी है, लाभ के लिए भी, न्याय के लिए भी, धर्म के लिए भी, फाइनली सत्य के लिए भी। यदि एजुकेशन कहेंगे तो उसमें सत्य भी कवर होगा, क्योंकि एजुकेशन में फाइनली हम समझने समझाने का काम भी कर रहे हैं, ठीक है। इस समझ के आधार पर हम समाज में कैसे काम करें, फिर वो, तो इससे हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि एक व्यक्ति यदि अभी की ज़िंदगी में देखें, अब देखो अभी की ज़िंदगी को देखो, अभी की ज़िंदगी में देखें तो हम 6 में से
कौन कौन सी दृष्टि को जी रहे हैं और कौन सी दृष्टि में केवल अपेक्षा बनी हुई है। यदि मैक्सिमम लोगों को देखें तो कौन सी दृष्टि में है? अधिकतम लोग प्रिय। प्रिय है तो प्रिय के लिए लाभ है। सुविधा से सुखी होऊंगा उसके लिए संग्रह करना है, तो 90% वर्ग प्रिय और लाभ दृष्टि में चला जाएगा। कुछ प्रतिशत, कितना प्रतिशत वर्ग होगा जो अपने स्वास्थ्य को लेके कॉन्शियस रहता है? ठीक है, तो कुछ वर्ग छोटा ऐसा मिलेगा जो अपने स्वास्थ्य को लेके कॉन्शियस रहता है, बहुत छोटा वर्ग। तो मेजर दृष्टि कहेंगे तो प्रिय और लाभ। थोड़ा सा एक वर्ग अभी जो शरीर को भी दिखने के लिए इस्तेमाल करने के चक्कर में स्वस्थ रहता है, वो प्रिय में चला जाएगा। जितना वो दिखने वाला जिमिंग है वो सब प्रिय में चला गया, उसमें स्वास्थ्य का कोई नहीं है। बल्कि कई बार हम इतना प्रोटीन ले रहे हैं कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। कंपनियों ने बढ़िया हमको धकेल के बेचा है 4,000 रुपये किलो और 8,000 रुपये किलो। तो अब न्याय दृष्टि में देखें तो हम जी रहे हैं कि न्याय दृष्टि की हमारी अपेक्षा है बस। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो न्याय दृष्टि के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि कम होता हुआ दिखाई देता है। समाज छोड़ दीजिए, इसकी तो चर्चा ही नहीं है। तो यदि अभी देखें तो ये 3 दृष्टियों को हम फिर भी जीते हैं। ये तीनों दृष्टि केवल अपेक्षा में है। और ये 3 दृष्टि में भी 2 दृष्टि ज़्यादा है, तीसरी कुछ लोगों में दिखाई देती है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? बस, तो जिंदा रहने के धरातल पर स्वयं को शरीर मानते हुए जिंदा रहने के अर्थ में, और जिंदा रहना है और सुख पाना है, उसके लिए प्रिय और लाभ ही पर्याप्त है। इससे आगे छोटा वर्ग है जो शरीर के स्वास्थ्य के ढंग से शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि मैं भोग कर सकूं, तो ये भी प्रिय में चला गया। तो शरीर को स्वस्थ रखने के 2 एंगल हो सकते हैं कि मेरे को भोग करना है इसलिए शरीर स्वस्थ रहे, या मेरे को दूसरों को शरीर दिखाना है इसलिए शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए शरीर ऐसा रहे। तो दोनों प्रिय दृष्टि में चला गया। अब सही अर्थों में हित दृष्टि ढूंढोगे तो फिर अब कितने मिलेगी दिखे। चलिए, तो ये काफ़ी क्लैरिटी हमारी बन गई। अब कुछ एग्जाम्पल लेके चर्चा कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी भाषा और सेट कर लेते हैं ताकि भाषा में हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अब तक हमने क्या चर्चा किया, जैसे कितने लोगों का ध्यान अपने में इस बात पे चला जा रहा है कि आस्वादन पूर्वक चयन होता है और जो भी चयन होता है वो वापस आस्वादन उसका हम करते ही हैं। ये बात ध्यान में आ रही? आस्वादन पूर्वक ही चयन होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 8 बजे ठीक रहेगा कि 8:30 बजे, तो कौन सा दृष्टि काम की? किस दृष्टि के आधार पे 8:30 पे ज़्यादा लोगों ने हाथ उठाया? जैसे हाथ उठाना है, ये कौन सी दृष्टि के आधार पे था? आना है, ये कौन सी दृष्टि थी? यहां क्या लाभ मिलने वाला है? हम रात को सेशन करेंगे, ये कौन सी दृष्टि है? न्याय धर्म सत्य। न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा में हमने 8 बजे आना, यहाँ कौन सा लाभ मिलने वाला है? इस दिन भर बैठे हैं और 2 घंटे बैठो, ये शरीर के लिए तो उपयोगी नहीं है। उसके बाद भी हम बैठने को स्वीकार रहे हैं, तो शरीर को थोड़ा कष्ट में डाल के भी हमको कोई उपयोगी चीज़ मिल जाए, इसके लिए हमने अपनी मानसिकता को तैयार किया। तो इसमें न्याय धर्म सत्य का दृष्टि है,
वो मैन टू मैन वेरी कर सकता है, किसी का न्याय वाला भाग ज़्यादा होता है, किसी का सामाजिक एंगल ज़्यादा होता है, किसी को तात्विक एंगल ज़्यादा होता है, वो वेरी करेगा। लेकिन इसमें प्रिय दृष्टि कुछ नहीं है। प्रिय दृष्टि मतलब इसमें कोई इंद्रिय सुख नहीं है। क्लास करने में कोई इंद्रिय सुख नहीं है। क्लास करते समय जो अच्छा लगता है वो न्याय दृष्टि है, मिनिमम न्याय धर्म या सत्य। तो न्याय धर्म सत्य दृष्टि की अपेक्षा में हमने तय किया आना है। फिर 8 बजे आना है कि 8:30 बजे आना है, ये कौन सा दृष्टि से तय किया? प्रिय और हित। क्योंकि खाना खाने में जो समय लगेगा, एकदम से क्लास में आना ठीक नहीं है। थोड़ा 10 मिनट का, आधा घंटे का थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, तो ये प्रिय दृष्टि भी है, हित दृष्टि भी है, इसमें कोई लाभ की बात नहीं है। तो इस तरह से हमारा ध्यान हर क्षण चला जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, या मैं इसका दिमाग, ये जो हम दिमाग बोल रहे हैं वो बेसिकली दृष्टि काम कर रही है। दिमाग अपने में कुछ सोचता नहीं है, जो सोचता हूँ मैं ही सोचता हूँ, दिमाग पे वो प्रोसेस होता रहता है। दिल भी कोई भाव नहीं करता है, भाव का काम भी जीवन में ही होता है, मेमोरी का काम भी जीवन में ही होता है। तो भाव भी जीवन में है, सोचना भी मेमोरी में, सोचना भी जीवन में है। ये सारी दृष्टियाँ, अब जब हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की मानसिकता खराब है, इसकी दृष्टि गलत है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सी दृष्टि है? प्रिय दृष्टि अनियंत्रित हो रही है। प्रिय दृष्टि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियों से मानव सुखी होना चाहता है। इंद्रियों से मानव सुखी होने की उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है। आप उस मर्यादा को लांघना चाहते हो, इसमें हम कहते हैं कि इसकी दृष्टि ठीक नहीं है। मैं कह पा रहा हूं? बात पहुंच रही है ना? तो हर व्यक्ति अपने पति पत्नी संबंध में इंद्रिय सुख की अपेक्षा रखे। उससे बाहर जब हम किसी इंद्रिय सुख की अपेक्षा रखते हैं, तो है ना, सामने वाला उस बात को पहचानता है, तो वो कहता है कि इसकी नज़रें ठीक नहीं हैं। इस मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस नज़र को पहचानने के लिए। पुरुष को कम समझ में आता है। बढ़िया है? ऐसा क्यों? ये अध्ययन शिविर में चर्चा में आता है। ये तो समझ में आ गया कि बात तो ठीक हो रही है। महिलाओं की आंखों में क्या है? एक्सरे लगा रहता है। पुरुष के पास वो एक्सरे मशीन नहीं होती है। हम इस पे चर्चा कर ही नहीं रहे, तो अध्ययन शिविर का बिंदु है। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, 2 भाषा हम बना सकते हैं। एक भाषा क्या बोला? जैसे बेसिकली ये लिखने की क्रिया है। पेन क्या है? लिखने की क्रिया है। इसको हमने नाम दिया है पेन। तो पेन नहीं भी बोले तो बार बार लिखने की क्रिया बोल सकते हैं, है ना? तो इसका अर्थ यह है कि नाम देना एक बात है, क्रिया एक बात है ना? जैसे मैं एक जीवन हूं, इस शरीर को चलाता हूं। किसी भूमिका में मेरा नाम पिता है, किसी भूमिका में मेरा नाम पति है, किसी भूमिका में मेरा नाम शिक्षक है, किसी भूमिका में मेरा नाम बेटा है। ठीक? तो अलग अलग, लेकिन मैं आदमी वही हूं। तो क्रिया एक चीज है, उसके अलग अलग एंगल को हमने अलग अलग नाम से पहचानना हो सकता है। तो उस रूप में कह रहे हैं कि जीवन में 10 क्रिया है। चयन क्रिया का नाम, आस्वादन क्रिया का नाम। अब एक दूसरी भाषा हम बोल सकते हैं, क्योंकि मन की भाषा, मन हमारे बहुत मुंह पे है और मन हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक दूसरी भाषा बोल सकते हैं। ये आस्वादन क्या है? स्थिति क्रिया। स्थिति क्रिया मतलब जब मैं कोई चीज़ को आस्वादन ले रहा होता हूँ तो मैं अपने में होता हूँ। जब मैं चयन करता हूँ तो वो गति है। जब मैं आस्वादन कर रहा हूँ तो स्थिति है।
तो ये सारी स्थिति क्रिया है, ये सारी गति क्रिया है। तो हम ये कह सकते हैं मन, जैसे भाषा क्या यूज करते हैं, मन स्थिति, मनोगति। मन स्थिति मतलब मन की स्थिति, मतलब उस समय आस्वादन कैसा है। देखो ये स्थिति गति को थोड़ा सा समझ लेते हैं, स्थिति गति को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे पूरी नेचर में जो नियम है वो स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी। ये पूरी नेचर का नियम है, पूरा अस्तित्व ऐसा ही है। ये कैमरा अपने आप में व्यवस्था है, इसके व्यवस्थित होने का प्रमाण क्या है, व्यवस्था में भागीदार है। ये कैमरामैन अपने आप में व्यवस्था है, हमारे लिए इसका रोल इतना ही है कि ये इस फंक्शन को परफॉर्म करता रहे और जिस पर्पस के लिए वो यहाँ पे है उसको पूरा कर सके, तो इसका काम पूरा हो गया। एक व्यक्ति के रूप में ये आदमी कैसा है वो इसके घर वाले जाने। ऐसे तो तुम अच्छे आदमी हो ही हो। इसका अर्थ ये हुआ कि ये स्पीकर अपने आप में व्यवस्था है, धरती अपने आप में व्यवस्था है, किडनी अपने आप में व्यवस्था है, शरीर के साथ भागीदारी में है। तो इसका मतलब है कि स्वयं में व्यवस्था का नाम है स्थिति और व्यवस्था में भागीदारी का नाम है गति, स्थिति गति। इसलिए सूत्र है कि हर इकाई स्थिति गति के स्वरूप में वर्तमान है, हर इकाई स्थिति गति के स्वरूप में होता ही है। चांद अपने आप में एक स्थिति है, उसका होना, और धरती के साथ उसका रहना, है ना। इस रूप में हर इकाई स्थिति गति के स्वरूप में है। इसी को व्यवहारिक भाषा में बोला, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। ये स्थिति गति का ही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका अर्थ यह हुआ, स्थिति गति का मतलब है इसी को बोला होना, इसको बोला रहना, इसी को बोला हाल, इसको बोला चाल। क्या पूछते हैं, हाल चाल कैसे हैं? तो क्या पूछ रहे, हाल मतलब तुम्हारा मनस्थिति कैसा है, और चाल मतलब कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हो आजकल। तो ये हर जगह में स्थिति गति का स्वरूप बना ही रहता है। उसी को हम बोलचाल की भाषा में हालचाल बोलते हैं। तो इसको कहा मन। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए। मन स्थिति में आस्वादन करता है, मन स्थिति में आस्वादन करता है। मन ही जब गति करता है तो वो चयन करता है। मन गति पूर्वक चयन करता है, उसको हम आशा के रूप में पहचानते हैं। वृत्ति स्थिति में तुलन करता है, वृत्ति गतिपूर्वक विश्लेषण करता है, उसको हम विचार के रूप में पहचानते हैं। तो ऐसा हम भाषा ले सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और क्रिया और उसका नाम आपस में जुड़ जाता है। तो अब हम दो एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हमने कहा कि वो 0 से शुरू करता है। इसका मतलब उसके चित्रण में अभी कुछ नहीं है, कॉन्शियस लेवल पे चित्रण साफ है। तो पहली बार वो मान लीजिए दूध पीता है, तो दूध पीने से एक इन्फॉर्मेशन ब्रेन के थ्रू जीवन तक गई, जीवन ने उसको रिकॉग्नाइज किया, तो एक चित्रण आ गया। फिर अगली बार उसका थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मान लीजिए आग में हाथ चला गया, तो आग में हाथ जाने से एक चित्रण और आया, वो चला गया। खेलते खेलते गिर गया, गिरने से चोट लगी, एक रेफरेंस और आ गया, ये चला गया। इस तरह से धीरे शुरू में जब सुसु करता है तो धीरे से माँ उसको ले जाके फिर सुसु करने की बाथरूम में जाके कराती है। धीरे से वो रजिस्टर होता है कि सुसु करने की जगह बाथरूम है,
तो फिर आता है तो अपने टूटे फूटे शब्दों में बताना शुरू कर देता है ना, वहीं खड़ा खड़ा नहीं कर देता है जो कि वो पहले कर देता था। लेकिन धीरे से उसने पहचानना शुरू कर दिया कि सूसू पोटी कहीं भी कर देते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार उसको बताया गया और बार बार उसको बाथरूम में ले जाया गया और उसने ये पहचान लिया कि ये सूसू पोटी की जगह है। इसका मतलब क्या हो रहा है? फिर वो किसी एक व्यक्ति घर में सबसे पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। फिर धीरे से और जो व्यक्ति नज़दीक रहता है उसको पहचानता है। तो धीरे धीरे एक एक व्यक्ति रजिस्टर होना शुरू होता है। तो क्या हो रहा है? उसका चित्रण, एक एक चित्रण आ रहा है और उसमें स्थिर हो रहा है। फिर वो उसी चित्रण को क्या कर रहा है? जैसे दूध पी लिया और दूध पीने से उसने रिलैक्स फील किया, पेट भर गया। अब जब दोबारा वही स्थिति बनी, जैसे बच्चा भूख लगने से रोता है और बड़ा भूख लगने से हंसता है। क्यों? घटना तो एक ही है। छोटा बच्चा भूख लगने से रोता है और हम लोग भूख लगने से खुश होते हैं, हाँ अब ठीक लग रहा है। और भूख नहीं लगे तो मजा नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बच्चा भूख लगने से क्यों रोता है और हम भूख लगने से खुश क्यों होते हैं? बड़े व्यक्ति को इंद्रिय सुख का आभास होता है। हाँ, और छोटे बच्चे को उस समय महसूस नहीं होता है, उसका एक्सप्रेस करने का तरीका ही रोने का होता है। हाँ, तो बेसिकली भूख का इतना ही मतलब है कि पेट में लगातार एसिड निकलते रहता है। जब पेट खाली होता है और एसिड निकलता है तो पेट जलता है। पेट बड़े का भी जलता है, पेट हमारा भी जलता है। देखो, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए। शिविर के दौरान मैंने एक चर्चा आपसे किया था कि यदि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है तो ये जागृति की प्रक्रिया भी सुखद क्यों नहीं है? ये जागृति का आना, अवेयरनेस का आना आदमी में इतनी स्ट्रगल क्यों है? तो देखो, इसी घटना में देखो, हमको जब भूख लगती है, हम खुश होते हैं तो हमारा ध्यान किस बात पे बना हुआ है? अब खाने का नया नया सामान मिलेगा, मजा आएगा। और बच्चे का ध्यान किस बात पे बना हुआ है? उसको नहीं समझ में आता है कि ये पेट का जलने का क्या मतलब होता है। उसको ये भूख है वो नहीं पहचानता है। जब वो भूख को नहीं पहचान रहा है तो वो स्वाद को भी नहीं पहचान रहा है और स्वाद के सुख को भी नहीं पहचान रहा है, उसका तो पेट जल रहा है। इसका मतलब है, जब हम किसी घटना के फल के प्रति आश्वस्त होते हैं तो उस घटना के दौरान उसकी प्रक्रिया में जो भी नेगेटिविटी है उस पे हमारा ध्यान नहीं रहता है। बिल्कुल वैसे ही सुबह 8:30 से बिना सहारे के बैठना ये अब लगभग फैशन में है ही नहीं। बिना कमर के सहारे के बैठना अब ये बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गया, क्योंकि हम सबके घरों में बैठने का ठीक ठाक इंतजाम है। उसके बाद भी शिविर में इतने घंटे लगातार बैठ पाना, जिसमें कि हमारे शर्मा जी की मिसिस, मैं तो इनको देख देख के खुश होते रहता हूँ। इनकी एज 60 के आसपास होगी ही। इनकी रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन है, स्टील की रॉड डली हुई है। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन ऐसे भी खतरनाक माना जाता है, ऊपर से उसमें स्टील की रॉड डली है। अब कितने घंटे ये इस प्लास्टिक की चेयर पे बैठ लेती हैं? क्या हाल? मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन कोई चीज को स्वीकार कर लेता है तो शरीर उसका साथ देता है। और बेसिकली शरीर बना इसी काम के लिए है, समझने के लिए बना। मेरा शरीर भी सेकंड हैंड टाइप मशीन है। ये कई बार बहुत टूट फूट से गुजरा है, बचपन से ही टूट फूट से गुजर रहा है। तो ऐसे कहूंगा तो मेरा शरीर बहुत स्वस्थ शरीर नहीं है, लेकिन इस हेक्टिक काम के लिए बराबर साथ देता है। मैं एक बार घर से निकलता हूं तो लगभग महीना भर, 25 दिन, महीना हो जाना रेगुलर काम है, कोई खास बात नहीं है। और कोई कोई समय 1 महीने में 2 शिविर तो हो ही जाते हैं, कोई कोई बार 3 शिविर भी हो जाते हैं। बैक टू बैक 3 शिविर नॉन स्टॉप।
क्या हो गया? जब मन कोई चीज को स्वीकारे हुए है तो शरीर उसमें साथ देता है। आप ध्यान करने बैठो, फिर देखो कमर कैसे कैसे टेढ़ी होती है, कहाँ कहाँ दर्द होता है ना? अभी आप में से कितने लोगों का शरीर रूटीन से आपको ज़्यादा साथ दे रहा है? रूटीन से आपको ज़्यादा साथ दे रहा है क्योंकि मन उस काम में लगा हुआ है। तो बेसिकली मन की बेचैनी शरीर पे रिफ्लेक्ट होती है। प्रॉब्लम शरीर की नहीं है, प्रॉब्लम मन की है कि मन उस काम में नहीं लगता है, तो फिर वो बेचैनी, मन की बेचैनी शरीर पे रिफ्लेक्ट होती है। और यदि मन जुड़ गया किसी काम में तो शरीर उसके साथ बना ही हुआ है। तो इन सारी बातों पे हमारा ध्यान जाता है। तो मैं जहां आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी मानव में जो मेमोरी है वो चित्रण क्रिया है। चित्रण क्रिया क्या है? मेमोरी है। जितने तरीके से भी सुख मैंने आज तक भोगा है या दुख मैंने आज तक भोगा है, और इस शरीर यात्रा में ही नहीं, पीछे की शरीर यात्रा में भी भोगा है, वो सब गहरे में रिकॉर्डेड रहता है। जितना भी गहरा वाला मामला है, सिर्फ देखो 10 दिन पहले इस समय कौन सा सुख भोगा था, कहाँ याद है ना? लेकिन जो भी, जहां भी हमने गहरा सुख और गहरा दुख पाया है वो सब मेमोरी में रिकॉर्डेड हो जाता है। बाकी भी रहता होगा लेकिन हमारे ध्यान में ऐसा नहीं आता है। तो जहां से मेरे को सुख पाने की अपेक्षा थी और वहां दुख मिला है, वो बराबर मेरे को गहरे में कहीं ध्यान में रहता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका चित्रण क्लीन है, और धीरे धीरे करके एक एक सूचना, पुराना जो मटेरियल पड़ा है वो अभी नीचे है, धीरे धीरे एक एक सूचना आके उसमें स्टोर हो रही है। तो मेरा चित्रण लगातार बढ़ रहा है। ज़्यादा एज के लोगों को समझने में क्यों मुश्किल जाता है? क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा वक्त के साथ साथ जो इकट्ठा किया गया कन्फ्लिक्ट है वो सुनने ही नहीं देता है। या तो अपना ज्ञान बीच में आड़े आ जाता है क्योंकि हमारा बहुत कुछ सुना हुआ है और सही माना हुआ है, या जिंदगी में जो सुख दुख पाया है उसका जो प्रभाव है वो हमारे चित्त को, हमारे मन को किसी एक जगह लगने नहीं देता है। तो खैर, इससे हमारी ये क्लैरिटी बन गई कि चित्रण, अभी के लिए चित्रण क्या बोल रहे हैं, तो चित्रण को ही इच्छा बोल रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने आज तक सुख पाया है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। से फॉर एग्जाम्पल आपको खाने की कोई चीज़ अच्छी लगती है, क्या ले लूँ? मालपुआ। मालपुआ, आज मेरे को पता चला मालपुआ बना है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मालपुआ मैंने खाया है, उसका स्वाद यहाँ पे स्टोर है, और बैठे बैठे मेरे को मालपुआ याद आ जाता है। मालपुआ याद आने से अब वो इच्छा बन गया। इच्छा बनने के बाद अब उस मालपुआ में कौन सी दृष्टि काम कर रही है? मालपुआ में कौन सी दृष्टि काम करेगी? प्रिय दृष्टि। प्रिय दृष्टि के आधार पर विश्लेषण होगा, उसके आधार पर उसका आस्वादन होगा, उसके आधार पर चयन होगा। मालपुआ लाना व्यवहार है कि कार्य है? कार्य है। जा भाई मालपुआ लेके आ। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। तो एक स्थिति ये बनी कि जो चित्रण हमारे पास पहले से स्टोर हैं उनमें से उस दृष्टि के आधार पर कोई एक चित्रण उभरेगा, और उस चित्रण का तुलन पूर्वक विश्लेषण होगा, विश्लेषण पूर्वक आस्वादन होगा, आस्वादन पूर्वक चयन होगा, और चयन पूर्वक वो एक्शन में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक। दूसरा, जब बाहर से कोई चित्रण आता है तो कैसे आता है? बच्चे ने पहली बार माँ का दूध पिया या बच्चा पहली बार जमीन पे गिरा तो क्या हुआ? तो एक तरह का आस्वादन हुआ, अच्छा या खराब। वो विश्लेषण तुलन पूर्वक चित्रण में स्टोर हो गया। तो जो बाहर से इंफॉर्मेशन आएगी स्टोर हो जाएगी, यहां से कोई इच्छा उभरेगी एग्जीक्यूट हो जाएगी।
ये बात पहुंच गई? ठीक। अब आस्वादन क्रिया रुक रुक के होती है कि निरंतर होती है? चयन क्रिया एक बार में एक ही चयन होता है कि कई चयन एक बार में हुआ रहता है? मल्टीपल चयन है, मल्टीपल चयन है। ऐसे बैठे रहने का चयन है, पेन घिसने का चयन है, मुस्कुराने का भी चयन है, और फिर पोस्चर बदल देने का चयन। तो कितने सारे चयन एक साथ हुए रहते हैं। किस पोस्चर में बैठे हैं, सुनना है कि नहीं सुनना है, लिखना है कि नहीं लिखना है, लिखना भी एक चयन है, नहीं लिखना भी एक चयन है, क्लास में बैठना भी एक चयन है, पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना भी चयन है। जो आदमी जहां आके बैठता है उसी पे कब्जा क्यों कर लेता है? आदमी की कब्जा करने की आदत पुरानी है, इससे सिद्ध होता है। अच्छा, मुझको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, है ना? कितना आदमी बाय नेचर सामाजिक है। वैसे क्या कारण है इसके पीछे? जो जहां बैठता है फिर वहीं बैठने लगता है। एक सीट जिसने बहुत कम लोग होते हैं शिविर में जो अपनी सीट बदलते हैं। कोई और बैठता ही नहीं है। वो एक कंफर्ट जोन आ जाता है हमारा। क्योंकि हम देखो, इससे ये समझ में आता है कि जीवन अनिश्चितता नहीं चाहता है। मैक्सिमम मामलों में चीजें निश्चित हो जाएं, तो ये झंझट नहीं रहे कि आज करना है कि नहीं करना है। जैसे मैंने अपना सिस्टम सेट कर रखा है, एक पैंट शर्ट 2 दिन पहनना है, दाढ़ी 1 दिन छोड़ के बनाना है। ठीक, चीजें सेट कर रखा है। अब उसमें रोज रोज सोचने काम नहीं है। तो भौतिक, देखो ये भी एक सोचने लायक बात है कि भौतिक आवश्यकता सीमित है कि असीमित है? सीमित है। जीवन की आवश्यकता सीमित है कि असीमित है? असीमित है। तो इसका मतलब भौतिक आवश्यकता के लिए कितना सोचें? सीमित सोचें कि असीमित सोचें? सीमित सोचें। जीवन की आवश्यकता के लिए कितना सोचें? निरंतर सोचें। तो जीवन की आवश्यकता के लिए निरंतर सोचें, शरीर की आवश्यकता के लिए सीमित सोचें। हमने क्या किया? शरीर की आवश्यकता के लिए निरंतर सोचें, जीवन की आवश्यकता का कोई माई बाप ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आपका शरीर की आवश्यकता में न्यूनतम समय लगे, कम से कम समय लगे या अधिकतम समय लगे। शरीर की आवश्यकता में कम से कम समय लगे, और मूल में तो मैं शरीर के लिए कि शरीर मेरे लिए? शरीर मेरे लिए, तो इसके ऊपर ज़्यादा समय लगाऊं कि अपने लिए ज़्यादा समय लगाऊं? तो मेरे लिए ज़्यादा समय लगाऊं। अब आप एक मॉल में चले जाते हो, पूरा मॉल खंगाल डालते हो, एक कपड़ा नहीं खरीदते हो, और बेचारा पति पीछे पीछे घूम घूम के पागल हो जाता है। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? बैठने की जगह वहां मिलती नहीं है, अब घूमते रहो पीछे पीछे। एक बार ले आते हैं तो चेंज जरूर होता है कुछ ना कुछ। अगर 4 आइटम लेके आए तो उसमें से एक चेंज तो होगा ही होगा। तो ये भी है, ये अत्याचार है। तो बहनों से रिक्वेस्ट है वो भाइयों का दर्द समझें, उनको ज़्यादा तंग मत करें। देखो, पति को खुश रखोगे तो वो तुमको खुश रखेगा। अब तुम ऐसे उसको पका दोगे घुमा घुमा के तो बेचारे का क्या हाल होगा? हाँ जी भैया, एक थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मतलब मैं क्लियर हो रही हूँ नहीं हो रही, आप थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। जैसे एक अध्ययन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अपने अध्ययन की ज्ञान की रोशनी में अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या चित्रण माइंड में, क्योंकि कोई निष्कर्ष, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको समझेंगे फिर वो निष्कर्ष हो रहा है, या चित्रण जो बन रहा है वही हमारा निष्कर्ष होता है? मतलब ये थोड़ा चित्रण में निष्कर्ष आ जाता है, मतलब वो वही सेंस में बोलना चाह रहे हैं मतलब ना? चित्रण में मेमोरी भी है, हाँ।
और चित्रण में कोई लॉजिकल पूरा इन्फॉर्मेशन लॉजिकली चित्रण में स्टोर होता है। जैसे मान लो मैं इतना सारा बोल रहा हूँ, जी, तो मेरे पास ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है? आपके तो चित्रण में ये लॉजिकली स्टोर हो रखा है, वो आते वहीं से देख देख के बोलते रहता हूँ। ठीक, तो मुझको ये चिंता नहीं है कि आप क्या पूछोगे, कहाँ से पूछोगे, क्योंकि लॉजिकल कंसिस्टेंसी मेरे भीतर बनी हुई है ना। कुछ भी कनेक्शन होगा वो जोड़ के आंसर निकल आता है। बिल्कुल। तो जितनी भी मेमोरी है सुखद दुखद सब चित्रण में, जितना भी इंफॉर्मेशन है सब चित्रण में, जितने भी निष्कर्ष हैं सब चित्रण में। तो फिर इस तरीके से तो मतलब एक जैसे अब उसका स्वीकार हो जाना, स्वीकार हो जाने का मतलब है फिर दृष्टि बदल जाएगी। हाँ, बिल्कुल। प्रिय हित लाभ की दृष्टि है और निष्कर्ष न्याय धर्म न्याय सत्य का के है। लिए चाहिए। तो मैं बोलते समय तो उसको बोलता हूं, लेकिन दृष्टि प्रिय हित लाभ की है। जीते समय प्रिय हित लाभ में ही जीता हूं, लेकिन उस निष्कर्ष का स्वीकार हो जाने का मतलब है कि अब मेरी प्रायोरिटी बदल जाएगी। स्वीकार होने का मतलब है हाँ, आचरण वो में ज्ञान ट्रांसलेट की होना। रोशनी में हम कर रहे थे। एक चीज़ और थी, जैसे भी समझ में आया कि जैसे आपने भी एग्जांपल दिया था कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके माइंड में ऑलरेडी इतने सारी इमेजेस होती है, चित्रण होते सबका हैं, तो ऐसा हाल नहीं होता। सबका नहीं, मतलब एक मतलब एग्जांपल अपन की वो तरह। और सीमा वो में है। सिचुएशन अभी हम लोगों में भी है, क्योंकि हाँ, जैसे सोशल मीडिया बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत आ गई। इन्फॉर्मेशन बहुत आ गई, तो वो भी चित्रण में स्टोर हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक तो यू। बहुत ज़्यादा, तो देखो ये बात ध्यान देने लायक है, ये निकल आई तो बात कर रहा हूँ। अनावश्यक यूट्यूब में चीज़ें देखते रहना, अनावश्यक उंगली घुमाते रहना, ये सब भी अपना चित्रण को डैमेज करता है। इसलिए फिर इतनी अर्लन की जरूरत पड़ती है आपको निष्कर्ष लेने की। आप बात करने की स्थिति में हो, आपसे बातें कितनी करवा लो, लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। तो मैं क्या देखूं और क्यों देखूं, मैं क्या बोलूं और क्यों बोलूं, मैं क्या सोचूं और क्यों सोचूं, फिर हर चीज पे फिल्टर लगेगा। क्योंकि फाइनली आज यदि मैं कुछ कर रहा हूं वो मेरे सामने कल आने वाला ही है। तो यदि मैं कुछ नेगेटिव कर रहा हूं जो उपयोगी नहीं है, वो कल मेरे सामने प्रॉब्लम के रूप में खड़ा होने ही वाला है। और यदि मेरे पास सकारात्मक नहीं है, खाली आदमी रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव देखेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि 24/7 अपनी मनस्थिति को, अपनी मानसिकता को कैसे सकारात्मक काम में लगाए रखना, सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना, सकारात्मक करना, सकारात्मक लोगों के साथ में रहना, अपने लिए वातावरण बना के रखना, ताकि मेरे लिए उस राह पे चलना आराम का काम हो जाए। चलिए, क्या क्लैरिटी बन गई? क्या क्लैरिटी बन गई? तो टाइम की कभी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रायोरिटी ही डिस्टर्ब्ड रहती हैं। तो अब देखिए, अब 2 एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे को लगता है कि 2 एग्जाम्पल हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं। हम में से अधिकांश लोगों की ज़िंदगी में जॉब और शादी, ये 2 बड़ी घटनाएं जो हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। जॉब को लेके क्या चित्रण किसी के मन में है, शादी को लेके क्या चित्रण किसी के मन में है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है, इसको हम देख सकते हैं। कोई बोलो अपना चित्रण, जिसकी शादी को 10 साल हो गया हो। आप कॉलेज से निकले और आपके मन में जॉब के लिए क्या चित्रण था? शादीशुदा आदमी बोलेगा। जॉब के लिए क्या चित्रण था और वो चित्रण कैसे पूरा हुआ, उसके बाद कैसे निष्कर्ष आए, फिर शादी के लिए क्या चित्रण बना, शादी कैसे हुआ और फिर क्या निष्कर्ष आए। है कोई हिम्मत वाला? हाँ जी, कौन बोलेगा? तुम क्यों उसको धकेल रहे हो भाई? ऑटोमेटिकली मुझे माइक दे दिया इसने, अगला के बच्चे ने। जॉब का बोलूँ या पहले शादी का? जॉब का बोलो। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में मैं एक्टर आप जब ये बोल रहे होंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि ये कौन सा चीज़, कौन सी दृष्टि उसके पीछे है, ऐसा ध्यान देते जाना है ना।
जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, जैसा हुआ था वैसा बोलते जाओ, और धीरे धीरे हम सब लोग मिलके ये ध्यान देंगे कि अब कौन सी दृष्टि काम की, अब कौन सी दृष्टि काम की, और कैसे आगे बढ़ा। तो जब जो कॉलेज से निकले तो जॉब कैसा चाहिए, क्या चित्रण था? तो जब मैं कॉलेज में था तब मैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी में काफ़ी इन्वॉल्व रहता था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं कॉलेज में ही रहूँ हमेशा। हाँ, तो एक कॉलेज कौन सी में दृष्टि? देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है, जिसको जहाँ सम्मान मिल गया फिर वो वहीं टिक जाना चाहता है। हमारे यहाँ 12th में दिल्ली में हमारे स्कूल में एक लड़का था, हमारे एक सरदार जी टीचर हुआ करते थे, उन्होंने एक SDF नाम की फोर्स बना दी, स्टूडेंट डिसिप्लिनरी फोर्स, हाँ और उनका ड्रेस का पैसा भी उन्हीं के घर से मंगवा लिया। तो सबको वो ड्रेस पहन के जो लड़कों पे दादागिरी करने का मज़ा आता था, अब एक सरदार ही लड़का था, वो उसका SDF का चीफ हो गया। अब वो उसी चक्कर में 3 साल फेल हुआ कि मेरे को उसका जो रुतबा था वो नेक्स्ट टू प्रिंसिपल उसकी चलती थी। ऐसा ही था, हमारा था मैका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कल्चरल एसोसिएशन, तो उसका मैं प्रेसिडेंट था। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगता था, सारे एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते थे। तो फिर किया कि अब कॉलेज में ही रहना हमेशा। हाँ। कौन सा दृष्टि समझना पड़ेगा। देखो देखो कहीं ना कहीं सम्मान का जो दूसरों से जो सम्मान का भाव आता है, तो एक तो दूसरों पे डोमिनेट करने के लिए अवसर मिलता है, या दूसरों के साथ में सम्मान की भी जगह बनती है, तो कहीं ना कहीं वो एक न्याय दृष्टि की अपेक्षा है। तो मूल में जाएंगे तो किसी न किसी स्वरूप में वो न्याय दृष्टि का अपेक्षा है कि जो लोगों के बीच में रह के जो सम्मान पाने के लिए अवसर बना है, बिल्कुल, उसके लिए वो माध्यम बन रहा है। हाँ, और तो मैं कॉलेज में लेक्चरर बन गया उस समय 99 में। लेक्चरर इसलिए बन गए ताकि उसी कॉलेज में रह जाऊं? नहीं, उसमें नहीं बना, दूसरे में बना। दूसरे में बने? हाँ, मतलब वो नागपुर में था और जयपुर में बना। तो लेक्चरर क्यों बने, फैक्ट्री में क्यों नहीं चले गए? नहीं, वो मेरा कॉलेज में रहने का था, मतलब क्यों रहने का था? बस अच्छा लगता था। वो ऐसा कुछ दृष्टि तो ध्यान थी नहीं उस समय, ये कंटेंट था नहीं, तो बस अच्छा लगता था कि कॉलेज में ही रहेंगे और यही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मानव के साथ जीने का हाँ, यही था। तो अपेक्षा में कहीं ना कहीं न्याय दृष्टि किसी रूप में थी। बिल्कुल। तो फिर लेक्चरर बन गया और करता रहा मैं वहाँ भी काफ़ी एक्टिविटी की। बाद में हेड बन गया डिपार्टमेंट का, बाद में डायरेक्टर बन गया। और जब डायरेक्टर बनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि जो मैं सोचता था करना वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा। क्या करने की सोचते थे? मतलब मैं सोचता था कि ऐसे बच्चे निकालूंगा मैं कॉलेज से कि जो दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपना बहुत अच्छा करेंगे, जो अब दिखने वाला है कि ये ऐसा कुछ था। अच्छा करने में क्या अच्छा, करेंगे? लेकिन वो जिंदा रहने के धरातल पर ही था। पैसे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे? पैसे भी करेंगे और थोड़ा अच्छा काम भी करेंगे, जो भी करेंगे वो अच्छा। ऐसा कोई अच्छे में बहुत मतलब क्लासिफिकेशन तो नहीं था कि किस किस रूप में अच्छा करेंगे। पैसा ऐसा दिमाग में ऐसा नहीं था कि पैसे में अच्छा करेंगे, लेकिन मतलब जहाँ भी रहेंगे वो एक अच्छा सा हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखेंगे, इस तरह का कुछ था। कौन सी दृष्टि? न्याय दृष्टि की अपेक्षा है, न्याय की समझ नहीं है। समझ नहीं है। ये बात ध्यान में आ गया सबके? न्याय दृष्टि की अपेक्षा है लेकिन न्याय की समझ नहीं है, या फिर अच्छा करेंगे का मतलब पैसा ज़्यादा मिलेगा? पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो फिर घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी मैंने गवर्नमेंट जॉब में भी था, वो भी छोड़ दिया मैंने। 4-5 छोड़े करे, लेकिन कहीं ऐसा वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया जो मैं चाहता था। हाँ, तो फिर कंक्लूड किया कि नहीं, अब इसमें नहीं है दम। तो फिर छोड़ के मैं इलेक्शन लड़ने चला गया चुनाव का, कि अब तो मंत्री बनना है, शिक्षा मंत्री। देखो वहीं जाके कुछ कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कह रहे थे कि मैं ऐसे स्टूडेंट निकालूं जो कुछ अच्छा कर सकें, तो कहीं ना कहीं वो समाज में अच्छा कर सकें। हाँ, क्योंकि वो भाव आपका नहीं होता तो आप नौकरी छोड़ के इलेक्शन लड़ने नहीं जाते। बिल्कुल। तो इलेक्शन लड़ने के पीछे यदि भाव है कि भाई मंत्री पद मिले और कोई महत्वाकांक्षा पूरी हो, वो एक बात मतलब है। मंत्री बनने की लेकिन महत्वाकांक्षा अच्छा नहीं थी। करने के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ। यदि एक ऐसा भाव है तो कहीं ना कहीं समाज में बेहतर होने की अपेक्षा है, लेकिन योग्यता क्लैरिटी नहीं है। हाँ, आगे। बिल्कुल। फिर आगे तो बस मैं आ ही गया इधर, मतलब इस सिस्टम में 2-3 साल से तो हूँ ही। अभी कहाँ हो? अभी तो बस मैं यही हूँ,
मतलब अब मैं पूरा फुल टाइम यही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब मैं जॉब नहीं कर रहा, जॉब जॉब में नहीं नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 साल से जॉब नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब AICT के साथ UHP में काम करता हूँ, प्लस ये इस ऑर्गेनाइजिंग के काम में तो भी अपना लगा घर कैसे चलाते हो? हूँ। घर के लिए रॉयल्टी इनकम मतलब है, मतलब जो व्यवस्था। पहले किया है उसमें से हो जाता हाँ, है। पहले जो किया है उसमें से इतना जरूरत मेरी, अब जैसे देखा कि आवश्यकता क्या है, तो हाँ। आवश्यकता के अनुसार मेरे पास है उतना अरेंजमेंट। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब क्या दृष्टि के लिए तो कहीं ना कहीं मूल में आपके देखो, यदि कॉलेज टाइम से देखेंगे, ऐसे हर व्यक्ति अपना विश्लेषण करे। मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐसे हर व्यक्ति, जैसे जो ये बोल रहे हैं उसका इनको भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली उस समय इन्होंने क्यों किया था, हाँ बिल्कुल। क्योंकि बहुत क्लियरली हमको ऐसा पिक्चर देखने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आप कॉलेज टाइम में रहते हुए लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में काम करते रहे, तब भी आपकी कोई समाज की दृष्टि थी, हम्म। लेकिन समाज की कोई व्यक्ति की कोई समझ नहीं है, इसलिए समाज की कोई समझ नहीं समझ है, नहीं थी बिल्कुल। इसलिए उसके बाद जॉब भी ऐसे वही किया। वहाँ से नहीं बना तो फिर इलेक्शन लड़ लिया। तो घूम फिर के कहीं पीछे से ही कोई समाज की दृष्टि, धर्म दृष्टि आपके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है। बिल्कुल। तो लगातार हम उसके लिए कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपेक्षा बनी लेकिन हुई है। रिजल्ट नहीं है। अपेक्षा बनी हुई है, योग्यता भी नहीं शेष। है, योग्यता नहीं है। बढ़िया, बिल्कुल। चलो अब शादी कर लेते हैं शादी शादी तो न्याय की दृष्टि से की, मतलब मैं नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन अब देखो, अब बार बार सबको न्याय में फिट मत करना। पेरेंट्स नहीं, फैक्ट है हाँ, वो। क्लियरली बोलो। जब आप पेरे- कॉलेज से निकले तो शादी के लिए आपका क्या व्यू था, कैसी लड़की की तलाश थी? नहीं, ऐसा कभी मतलब सोचा नहीं था। सोचा नहीं था। हाँ। तो आपने सोचा नहीं तो फिर पेरेंट्स ने सोचा? पेरेंट्स ने जो डिसाइड किया, आप काफ़ी बताते थे कि अब ये है, तो मैंने कहा ठीक है, कोई भी हाँ, है। उस जमाने में ऐसे ही होता था। तो लगभग पेरेंट्स कुछ ऑप्शन रख देते थे। मेरी चॉइस डिफरेंट थी, हाँ, लेकिन वो पेरेंट्स के चक्कर में फिर मैंने, और मैं बहुत खुश हूँ मतलब लेकिन मैं अभी बहुत खुश हूँ। अभी जो हुआ मुझे लगता है कि वही ठीक था, वही ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स के प्रति सम्मान, पेरेंट्स के प्रति जो सम्मान था उसके हाँ। चलते अपनी चॉइस को दबा लिया। सम्मान था या पता नहीं, उन्होंने एक मतलब कहा था कि भाई तू आस्था। अगर ऐसा है हाँ, तो ये जहर रखा है, दे दे हम सबको, अपने भाई बहनों को, और जो हाँ, तुझे पहले करना है यही कर सब ले। यही सब चलता था पहले। हाँ, तो फिर वो मैंने कहा ठीक है, हाँ, इतना कुर्बान, जहर दे। त्याग, मतलब त्याग वाली बात है? अब मैंने अपनी खुशियाँ आप लोगों के लिए त्याग दी, हाँ, त्याग इस तरह दिया। का फीलिंग मला आई, और फिर वो जो हुआ वो हुआ। क्या बोल रहे हो भैया, आप क्या सुनना चाहते हो? शॉर्ट मतलब टाइम ये लोगों मतलब कहीं जाना होगा कि सोना होगा। नहीं, ठीक है। सुबह 6 बजे क्लास तो है। बेसिकली न्याय की अपेक्षा कहीं ना कहीं परिवार के प्रति आस्था रही, तो न्याय की दृष्टि, न्याय के अर्थ में ही अपेक्षा है। उस चक्कर में अपने में जो कोई प्रिय दृष्टि से कोई संबंध था, या अपने दृष्टि में भी किसी के साथ मतलब न्याय- उस चक्कर में पेरेंट्स झगड़ा भी हो गया, शादी भी उन्होंने जहाँ कहाँ वही हुआ, लेकिन झगड़ा थोड़े समय के लिए हुआ। उन्होंने कहा कि इतना पैसा आना था, इतना नहीं आया। उस चक्कर में मैंने बोले तूने वहाँ पे बात कर ली है, और वो तो करना चाहिए, लेकिन तूने मना कर दिया होगा। तो इस तरह का कुछ हुआ भी था। तो वो दिख रहा है कि मतलब लाभ की दृष्टि मेरी उस समय शायद नहीं थी, हाँ, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है, बढ़िया। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, कितने लोगों का अपनी ज़िंदगी पे ध्यान चला गया? कितने लोगों का अपनी जर्नी पे ध्यान चला गया कि मैंने कब क्या किया, क्यों किया, किस दृष्टि से किया? हाँ जी, ठीक हो गया। तो इससे क्लैरिटी मैं इस बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आप इस काम को, आपको अभी समय बेशक नहीं मिलेगा, लेकिन अपने पार्टनर के साथ, अपने रूम पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ आप अपनी जर्नी को, दृष्टि को केंद्र में रख के शेयर करो कि मैंने जन्म से लेके अब तक जो कुछ भी घटनाक्रम याद आता है, मैंने कब क्या किया, क्यों किया। उससे आपको एक अपना स्केलेटन समझ में, अपना जीवन की एक प्रवृत्ति समझ में आएगी कि मेरी वृत्तियां कैसी हैं और मेरी प्रायोरिटीज में क्या, अपने आप को समझने में हमको मदद मिलेगी। तो ये ठीक हो गया। तो ये हमारी क्लैरिटी बन गई, यहाँ तक बात पूरी हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे ले चलता हूँ। तो जॉब हो गया, शादी हो गई।
है? हो गया का मतलब है कि हाँ, ये बात ठीक है। क्यों क्यों चर्चा किया हमने ये सब? ये सब हमने चर्चा क्यों किया? ताकि मैं हर जगह आज और अभी भी ये पहचान सकूं कि मैं कुछ भी करता हूं, क्या गलती हो गई? नहीं, हो गया। ये बोल दिया, नहीं नहीं मेरा तो ऐसा भाव नहीं था। तो अभी हमको पता ही नहीं चलता है कि मेरे भीतर वो कोई प्रक्रिया, जब मैं कुछ बाहर बोलता हूं, कुछ मैं बाहर, जैसे कुछ लोग कैसे हैं, वो गलत व्यवहार कर देते हैं, सामने वाला आहत हो जाता है, आपको तब भी पता नहीं चलता, तीसरा आदमी आपको बताता है कि फलाना आदमी आपसे नाराज है। इसका मतलब स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने वाले होते हैं और बोलने के जस्ट पहले उसको लग जाता है कि ये बोला तो गई भैंस पानी में, और वो बोलने को रोक देता है। इसका मतलब वो यहाँ पे देख पाया, चयन करने के तुरंत बाद देख पाया और नहीं बोला। किसी ने बोलने के बाद भी नहीं देख पाया, कोई बोलने के बाद देख पाया, कोई बोलने के पहले देख पाया, कोई विचार के लेवल पे ही देख पाया, कोई उसको इच्छा के लेवल पे ही देख पाया। कितना फाइन है? हर क्षण मेरे भाव और विचार का मैं साक्षी बना रहता हूं। यदि ये प्रैक्टिस मेरी हो जाती है, यदि ये मेरा अपने आप में ये प्रैक्टिस टिक जाता है, तो कोई विचार मेरे बिना जांचे चला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि इस जगह में आप आ गए तो आपसे व्यवहार में गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। कोई अपशब्द मुंह से नहीं निकलेगा। अभी आप मजाक मजाक में क्या टोंट कर देते हो आपको पता नहीं चलता है, और टोंट करने के बाद पड़ोसी को भी पता चलता है, और आपका भी ध्यान कभी जाता है कभी नहीं जाता है, क्योंकि वो भड़ास अंदर में जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पे निकल जाती है। अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन इसको बोला है, मैं बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है कि यदि मेरे को मेरे थॉट, इसको बोल रहे हैं थॉट प्रोसेस, यदि मैं मेरी थॉट प्रोसेस का साक्षी हो जाता हूं तो मेरा खुद पे नियंत्रण आना शुरू हो जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे कौन सी दृष्टि काम कर रही है, ये उचित है, अनुचित है? माइक बट 30 इयर्स के बाद कि डाउन द लाइन उसका मैच्योरिटी लेवल, भाव का दृष्टि, अनुभव, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, बट वो डिसीजंस का अभी स्टिल इज देयर? अरे ये तो केवल मैं एग्जाम्पल लेके दिखाया, बाकी तो हमको अभी हर क्षण का करना है अब। राइट, दैट वाज माय पॉइंट। मैंने केवल आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाया कि एक व्यक्ति के भीतर क्या क्या गुजरता है, कैसे गुजरता है। अब मेरे को हर क्षण यही काम करना है। सर ये अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन सी दृष्टि है, क्या चित्रण है। सर ये ट्रेनिंग है, हाउ टू थिंक करेक्टली। हाँ, ये ट्रेनिंग है कि मिनिमम मैं अपनी ही कल्पनाशीलता को देख सकता हूं, और यदि मैं मेरी कल्पनाशीलता को देख सकता हूं तो उसमें अधूरेपन को देख सकता हूं, उसमें पूरेपन को देख सकता हूं। यदि ऐसा देख सकता हूं तो मैं उसको हैंडल भी कर सकता हूं। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझको पता चले कि क्या मेरा सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, ये मेरे को पता चले कि नहीं पता चले। तो मेरा सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है वो यदि मेरे को पता चलेगा तो कैसे ठीक करूं वो मेरे को पता चलेगा। बढ़िया। हाँ जी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे भी आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे आपने भी एक एग्जांपल लिया कि आप किसी को कुछ बोलने वाले हो और आपने पहले सोच लिया कि वो इंसान बुरा मान सकता है। हाँ, तो क्या वहाँ पे चित्रण पहले नहीं बन रहा कि सामने वाला बुरा मान सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि चित्रण भी निरंतर है, तुलन भी निरंतर है, विश्लेषण भी निरंतर है, आस्वादन भी निरंतर है, चयन भी निरंतर है। सब कुछ लगातार हो रहा है, सब कुछ साथ साथ हो रहा है। तो जितना मैं अपने में, जितना मेरा इस बात पे ध्यान चला जाता है कि समाधान बराबर सुख है,
स्टेट ऑफ माइंड ही मेरे सुख दुख का कारण है, भाव और विचार ही मेरे सुख दुख का कारण है, उतना ही मैं मेरे भाव और विचार पे स्थिर हो जाता हूँ, उसको स्कैन कर पाता हूँ, है ना। और उसमें जो कुछ भी घट रहा है, जैसा मैं आपको देख सकता हूँ वैसे ही मेरे को दिखाई देता है। कई दो लोग एक साथ दिखाई दे रहे सही है। ठीक हो गया। हाँ तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन की, देखो ये पेन दृश्य है, दर्शक नहीं है। ये पेन दृश्य है, दर्शक नहीं है। ये कैमरा दृश्य भी है, दर्शक भी है। और मानव दृश्य भी है, दर्शक भी है और दृष्टा भी है। कैमरे के सामने प्यार करो, मर्डर करो, कैमरे को कोई प्रॉब्लम, कैमरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। पेन देख नहीं सकता, कैमरा देख सकता है और हमसे ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन कैमरे को यह प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी सामने प्यार करो कि आप किसी सामने मर्डर करो। मानव वो चीज़ है जो हर घटना के उचित अनुचित होने को पहचानता है और उचित अनुचित से सुखी दुखी होता है। मैं स्वयं, यदि मेरा ध्यान इस बात पे चला गया कि मेरे सुख दुख का कारण मेरे भाव और विचार हैं, तो मेरे भाव और विचार की क्वालिटी कैसी हो, मैं क्या सुनूं क्या नहीं सुनूं, मैं क्या देखूं क्या नहीं देखूं, और मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, और मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, और मैं क्यों जीऊं और क्यों नहीं जीऊं। फिर हर चीज के पीछे सिस्टम काम करेगा। इतना काम करेगा तो ये विचार और भाव संभलने वाला है। गुस्सा आ जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी महाराज इसमें कुछ नहीं करेंगे। पूरी मैकेनिज्म समझना होगा, यदि सर्किट बोर्ड हैंडल करना है, यदि सॉफ्टवेयर हैंडल करना है, तो पूरा अपना सिस्टम समझना होगा। एक आईटी इंजीनियर कैसे काम करेगा, पूरे सॉफ्टवेयर को बार बार रन करके देखता है, जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है, या और बेहतर आप समझते होंगे। तो क्या बात हो गई, एक तो मेरे को सपने में पता चलता है कि मेरे अंदर क्या क्या है। आपके सपने बताते हैं कि आप क्या हो। सपने में पास्ट लाइफ का भी, नेक्स्ट लाइफ मतलब आगे का भी, पीछे का भी, वर्तमान का भी, क्या सपने में नहीं आएगा और क्या सपने में आएगा, इसका भी सूत्र है। व्यवहार में प्रमाणित ना होने वाली कल्पनाएं स्वप्न हैं। व्यवहार में प्रमाणित ना होने वाली कल्पनाएं स्वप्न हैं। तो सपने में क्या आएगा, जो व्यवहार में प्रमाणित नहीं हुआ है। क्या व्यवहार में प्रमाणित नहीं हुआ है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, या एग्जाम देने जा रहा हूं, तैयारी नहीं हुई है। कितने लोगों को ये सपना लंबे समय तक आया, टेंथ पास किए हुए 35 साल हो गया, सपना अभी भी आता है। टेंथ में पास का सर्टिफिकेट भी है, जिंदगी में पास नहीं हुआ हूं। वो फियर अभी तक बैठा है। कितनी दुर्घटनाओं से आदमी गुजरा है, कितने लोग है ना युद्ध में हत्या से गुजरे, रेप से गुजरे, सुसाइड से गुजरे, मारपीट से गुजरे, कितनी तरह की घटनाओं से हम लोग गुजरे हैं। उन घटनाओं के कितने प्रभाव हमारे चित्त पे आज भी मौजूद होंगे। ये मेरे साथ होता है ऐसा। मतलब बीटेक में, नागपुर से मैं बीटेक कर रहा था, तो एक बार मेरा बैक लग गया था। पैर कट गया, बैक मतलब पेपर में, एक पेपर में फेल हो गया मैं। बैक लग गया, हाँ। हाँ, और आज तक लगता है कि मेरा बीटेक नहीं हुआ। शादी हाँ। हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हाँ। बीटेक नहीं हुआ। अब देखो ना, मैं पीएचडी कर चुका। अब बात पीएचडी 10-15 साल पीएचडी नहीं किया, कईयों को पीएचडी करवा दिया पर बीटेक नहीं हुआ है। 4-5 को पीएचडी करा दिया मैंने, 4-5 को पीएचडी करा दिया, और अभी लगता है कि मेरा बीटेक नहीं हुआ। सपने में आता है, लगता है सपने में आता है। तो ये समझ में आया कि चित्रण क्या चीज है। तो चित्रण एक शरीर यात्रा के नहीं है, वो पिछला जुगाड़ भी उसमें है ना। तो यही वो बैगेज है जो हमको आगे जाने नहीं देता है, जो हमको होल्ड करके रखता है। चलो
अभी की बात को पूरा करने की तरफ ले चलते हैं। भैया एक बार चयन और आशा में दोबारा लिंक बता दो। कहाँ हो? जैसे अभी तुमने क्या किया, एक क्वेश्चन पूछने का चयन किया, क्यों किया? आंसर मिलने की उम्मीद में, आशा में। आंसर मिलने का आस्वादन है। आस्वादन है। आंसर मिलने से जो सुख मिलेगा उस आस्वादन अपेक्षा में ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन करने का चयन हुआ। वो जो आपने इधर से ऐसे डायरेक्शन करके बताया ना, तो वो यहाँ से हम जब चूज करते हैं, इनपुट गया उससे बताया कि कार्य करने के बाद देखो, आशा होती है, बट जीवन में चित्रण सुखी से होने कैसे की हुआ? इच्छा, जीवन में सुखी होने की इच्छा, सुखी होने की इच्छा के तहत हमारे भीतर समाधान बराबर सुख की स्थापना। उस स्थापना के तहत मेरे को कोई चीज़ समझना है, तो मेरे को जो चीज़ समझना है उसका चित्रण क्लियर नहीं हो रहा है। उसका चित्रण क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरी कौन सी दृष्टि कह रही है, कौन सी दृष्टि का चित्रण क्लियर नहीं हो रहा है? अभी ये क्वेश्चन क्या पूछा, आस्वादन चयन क्या है? तो आस्वादन चयन क्या है, ये कौन सी दृष्टि में आएगा? सत्य दृष्टि। फाइनली सच्चाई को समझना चाहता हूँ, तो सच्चाई को समझने के अर्थ में मेरे को उस क्वेश्चन के आस्वादन मिलने से, उस क्वेश्चन का आंसर मिलने से जो आस्वादन मिलेगा, कौन सा आस्वादन मिलेगा? रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक। तो कहीं ना कहीं लक्ष्य मूलक प्रधान है, साथ में संबंध रहता ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिलने से इस मेरे को आस्वादन चयन क्रिया की क्लैरिटी हो जाए, इच्छा बन गई। उस इच्छा के बनते ही, वो इच्छा कैसे बनी? क्योंकि जब मैं आस्वादन चयन शब्द मेरे अंदर रिपीट हो रहा है तो उसका आस्वादन मेरे अंदर नहीं हो रहा है। जब आस्वादन चयन मैंने शब्द सुना, उसको लेके जो क्लैरिटी आनी चाहिए, क्लैरिटी होने की ज़रूरत है, वो क्लैरिटी मुझ में नहीं आई, तो उस शब्द का आस्वादन होता है, अर्थ का आस्वादन होता है और शब्द को सुनने का चयन होता है। हम शब्द को सुनते हैं, शब्द को हमने सुना, चयन आस्वादन। लेकिन चयन आस्वादन सुनने से जो उसका आस्वादन होता, चयन आस्वादन शब्द का जो आस्वादन होता वो नहीं हुआ। उसके ना होने से अपने सुखी होने की इच्छा, समाधान बराबर सुख प्रभावित होती। वो प्रभावित होने से उसको पूछने की इच्छा, पूछने की इच्छा का मतलब है उसमें सत्य दृष्टि, एक चित्रण अधूरा है, उसको सत्य दृष्टि पूर्वक, विश्लेषण पूर्वक तय किया कि इसको पूछा जाए, है ना। उसको पूछने के क्रम में अब जो उसका अर्थ मिल रहा है, उसका स्वाद बन रहा है, उसका स्वाद मिलने से विश्लेषण पूर्वक, तुलन पूर्वक चित्रण में उसका अर्थ स्थिर हो गया। मैंने जो बोला साथ साथ फॉलो कर पाए कि नहीं कर पाए? हो गया। मैं जितना तेज बोल देता हूं उतना तेज अभी आपसे फॉलो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि अब मेरे को ये प्रैक्टिस में आ गया है। लेकिन धीरे धीरे आप ध्यान दोगे तो आपको एक एक चीज़ का पता चलेगा कि आपकी मशीन कैसे काम कर रही है, आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? आस्वादन क्या चीज़ का? रुचि का, मूल्य का, लक्ष्य का। तो मैं समझना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है, तो ऐसा मैं आस्वादन करता हूँ, तो उसके आधार पे अब मेरे को इसका चित्रण हो गया। अब आस्वादन का मीनिंग कहाँ रखा है? आस्वादन, मैंने पूछा कि आस्वादन चयन क्या होता है, तो इसका मीनिंग कहाँ पर आ गया? अब इसकी क्लैरिटी चित्रण में आ गई। तो जितनी भी क्लैरिटी हम बोल पाते हैं उसका चित्रण में उसकी क्लैरिटी आ जाती है। तो चित्रण को देख के हम बोलते रहते हैं, मीनिंग चित्रण में आ जाता है। चलो मैं वाइट क्लास वाइंड अप करना चाहता हूँ। देखिए थोड़ी सी बात अब समझ लेते हैं। अब क्या पता चला? हाँ जी, सभी इधर।
मन शरीर को चलाता है। मन को कौन चलाता है? मन को वृत्ति चलाता है, वृत्ति को चित्त चलाता है, चित्त को बुद्धि चलाता है, बुद्धि को आत्मा चलाता है, आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहता है। ये जागृत मानव का स्वरूप है। ठीक? जब ऐसा होता है, जब मन शरीर को चलाता है और ऐसे मन को वृत्ति चलाता है, तो मन वृत्ति के अनुसार मन संचालित है, ऐसा मन सुखी रहता है। वृत्ति को चित्त चलाता है, तो ऐसे चित्त के अनुसार जब वृत्ति संचालित होता है तो इसका नाम शांति है। ऐसा चित्त जब बुद्धि के मार्गदर्शन में या बुद्धि के अनुरूप संचालित होता है तो इसका नाम संतोष है। और बुद्धि आत्मा की रोशनी में काम करता है तो इसका नाम आनंद है। इसको कल और विस्तार से देखेंगे, अभी शॉर्ट में कर रहा हूं। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, मन शरीर को क्यों चलाता है? क्योंकि शरीर से अधिक विकसित मन है। मन को वृत्ति क्यों चलाता है? क्योंकि वृत्ति से, मन से वृत्ति विचार विकसित है, वृत्ति से चित्त विकसित है, चित्त से बुद्धि विकसित है, बुद्धि से आत्मा विकसित है और आत्मा परमात्मा में अनुभूत होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये नेचुरल साइकिल है। हमारी साइकिल कैसे काम कर रही है? जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, हाँ जी, अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तब मन शरीर से प्रभावित हो जाता है, तो शरीर मन को चलाने लगता है। रिवर्स हो गया। शरीर मन को नहीं चलाता, मैं ही तय करता हूं कि मेरे को शरीर के अनुसार चलना है। शरीर कुछ नहीं चलाता है, मैं ही तय करता हूं कि मैं शरीर हो जाता हूं। इंद्रियों की बहुत अच्छी परिभाषा है, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा है। इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले अंग कैसे द्रवित होते हैं? पानी आ जाता है। क्या? गोलगप्पे, पानीपुरी। पानीपुरी खाया कि नहीं? पानी आया कि नहीं? आ गया, आ गया पानी। बोले यार अब नींद भी नहीं आएगी, पानपुरी नहीं मिली, पता चले शिविर के बाद जाके पानपुरी ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, कई लोग बाजार ढूंढ रहे हैं, कई लोग पानीपुरी ढूंढेंगे। तो क्या निकला? मैं जिस समय में जीभ पे रख के कोई चीज का स्वाद ले रहा होता हूं, उस समय में जीभ के स्वरूप में हो जाता हूं, मैं जीभ हो जाता हूं। इससे कम में मैं किसी चीज को भोग नहीं सकता। कैसे? जीभ पे कोई चीज रखी गई और आपका ध्यान कहीं और है, पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता, नमक कैसा था, कम था कि ज्यादा था। इसका मतलब है जीभ पे रखने से स्वाद नहीं आ रहा है। जब तक मैं जीभ में नहीं घुस जाता हूं तब तक स्वाद नहीं आएगा। बात पहुंची? तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि जब मैं शरीर से प्रभावित हो जाता हूं तो मैं शरीर के स्वरूप में हो जाता हूं, मैं शरीर हूं, इस जगह में आ जाता हूं। तब उस समय में मन नहीं हूं, मन शरीर के स्वरूप में हो जाता है। जब मन शरीर के स्वरूप में हो गया तो मैं शरीर के स्वरूप में चलना शुरू करता हूं, तो शरीर मन को चलाता है। जब शरीर मन को चलाता है तो वैसा मन वृत्ति को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, वैसी वृत्ति चित्त को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करती है, वैसा चित्त बुद्धि से समर्थन मांगता है कि वो जो करना चाहता है उसको सही बोल।
ऐसे में शरीर और मन के बीच में जो विरोध है उसका नाम शरीर की बीमारी है, साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक क्या है? मन और शरीर के बीच में जो विरोध है, मन और वृत्ति के बीच में जो विरोध है, इसका नाम दुख है। वृत्ति और चित्त के बीच में जो विरोध है, इसका नाम अशांति है। चित्त और वृत्ति, चित्त और बुद्धि के बीच में जो विरोध है, इसका नाम असंतोष है। इसी का नाम नरक है। कहाँ पहुंचे? नरक में। तो रात भर नरक में रहें, सुबह निकलेंगे। भाई अभी आस्वादन आया नहीं भैया पूरे का। आस्वादन इस बात का आया कि नरक समझ में आ गया। आज कई लोग पूछ रहे थे कि नरक क्या है, तो मेरी ही मनस्थिति, जो मेरी नेगेटिव मनस्थिति ही नरक है। सशरीर और बिना शरीर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना शरीर के भी मैं अपनी नेगेटिव मनस्थिति को ही भोगता हूँ, और सशरीर भी मैं अपनी नेगेटिव मनस्थिति को ही भोगता हूँ। इसी का नाम नरक है। ना समझी से नरक, समझदारी से स्वर्ग। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।